हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ वेज टू रीच द एनथ स्टेयर्स। ठीक, तो ये डीपी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन कोई भी डीपी आपको पढ़ाएगा तो पहला क्वेश्चन आपको यही कराएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देयर आर एन स्टेयर्स एंड पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम, और उसको पहुँचना है एनथ स्टेयर पे, और एक मूव में क्या कर सकता है वो? एक मूव में या तो वो एक स्टेयर चढ़ सकता है या तो वो 2 स्टेयर क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, आपको बताना कितने नंबर ऑफ ऐसे वेज पॉसिबल है जिसमें वो लास्ट में एनथ स्टेयर पे पहुंच जाए। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मान लो n इक्वल्स टू 5 पे पहुंचना है। ठीक, लेट्स से आपको कहाँ पहुंचना है? 5th स्टेयर पे पहुंचना है। ठीक, ये आपका गोल है। आप स्टार्टिंग में कहाँ पर खड़े हो? आप खड़े बॉटम पे, यानी कि 0th स्टेयर पर खड़े हो। आप एक तरीके से मान लो कि 0th स्टेयर पर खड़े हो, आपको ये 5th स्टेयर पर पहुँचना है। ठीक, 5th स्टेयर पर पहुँचना है। 4 3 2 1 0। ठीक, ये है फर्स्ट स्टेयर, ये है सेकेंड स्टेयर, ये आपका थर्ड स्टेयर, ये आपका फोर्थ स्टेयर, और ये लास्ट में 5th स्टेयर। ठीक, आपको बताना कितने नंबर ऑफ ऐसे पॉसिबल पाथ हो सकते हैं जब आप एक मूव में क्या कर सकते हो। एक मूव में या तो आप एक स्टेयर क्लाइम कर सकते हो या तो आप 2 स्टेयर क्लाइम कर सकते हो। ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक, तो आप देखो क्या क्या कर सकते हो। देखो 0th पे खड़े हो आप, 0 से या तो आप एक स्टेयर क्लाइम करोगे या तो आप 2 स्टेयर क्लाइम करोगे। 2 चॉइसेस हैं क्योंकि आपके पास। ठीक, अब देखो, अब आप 1 पे खड़े हो। 1 पे खड़े हो, यहाँ से क्या कर सकते हो आप? यहाँ से या तो आप एक स्टेयर क्लाइम करोगे तो 2 पे पहुँचोगे, 2 स्टेयर क्लाइम करोगे तो 3 पे पहुँचोगे। ठीक, और देखो अब ये 2 पे थे आप, 2 से या तो एक स्टेयर क्लाइम करोगे तो 3 पे पहुँचोगे, और 2 स्टेयर क्लाइम करोगे तो 4 पे पहुँचोगे। ऐसे ही 3 से अगर एक स्टेयर क्लाइम करोगे तो 4 पे पहुँचोगे, 3 से अगर 2 स्टेयर क्लाइम करोगे तो 5 पे पहुँचोगे। ऐसे ही 4 से अगर एक स्टेयर क्लाइम करोगे तो 4 पे पहुँचोगे, और 2 स्टेयर क्लाइम करोगे तो कहीं और ही निकल जाओगे। 6 स्टेयर है भी नहीं आपके पास, 5 ही स्टेयर है आपके पास। तो यानी कि इससे 2 स्टेयर क्लाइम करने का मतलब नहीं बनता है। तो देखो ये पॉसिबिलिटी आपको, और यहीं से आपको दिख जाएगा कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग सकती है। क्यों? क्योंकि देखो 1 से 2 स्टेयर क्लाइम करके हम पहुँचे थे 2 पे। ठीक है, और 0 से 2 स्टेयर क्लाइम करके हम पहुँचे कहाँ थे? 2 पे, और 1 से 1 स्टेयर क्लाइम करके हम पहुँचे कहाँ पे थे? 2 पे। अब देखो 2 पे हम चाहे जैसे पहुँचे हो, अभी तक हम चाहे जैसे पहुँचे, अभी तक हम या तो डायरेक्ट 0 से आ गए हो या तो 1 से एक स्टेयर क्लाइम करके 2 पे आ गए। लेकिन अब क्योंकि हम 2 पे हैं तो अब यहाँ से मैं बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लो एक बार एक पाथ था आपके पास 0 से 1 पे आए और 1 से 2 पे आए। ठीक, एक पाथ था आपका कि 0 से डायरेक्ट 2 पे आए। तो अगर मान लो इस 2 से 5 तक जाने के 8 तरीके हैं, तो इस 2 से 5 तक जाने के कितने तरीके होंगे? 8 ही तरीके होंगे, क्योंकि 2 से 5 तक जाने के लिए इसके पहले का क्या इतिहास रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीछे तुम क्या करके आओ, तुम 0 से 1 पे आओ, 1 से 2 पे आओ, या फिर 0 से डायरेक्ट 2 पे आओ, या तो कैसे भी आए हो तुम 2 तक कैसे भी आए हो। 2 से 5 तक अगर 8 तरीके हैं तो 2 से 5 तक हर केस में 8 तरीके ही होंगे। तो अगर तुम इस केस में मान लो तुमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 से 5 तक कितने तरीके हैं, तो तुम्हें दोबारा 0 से 2 पे जाने पे फिर से 2 से 5 तक जाने के कितने तरीके, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आता है लॉजिक डीपी का। ठीक, अभी देखो इसमें तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें डीपी उतनी नहीं आती है तो तुम्हें इसमें ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। तुम्हें मैं ट्री स्ट्रक्चर बताता हूँ तो तुम्हें हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। ठीक, देखो स्टार्टिंग में तुम खड़े थे कहाँ पे? 0 पे। अब तुम्हारे पास हैं 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो तुम 1 का जंप ले सकते हो या तो तुम 2 का जंप ले सकते हो। तुमने 1 का जंप लिया, 1 का जंप लेके तुम पहुँचे कहाँ पे? 1 पे। 2 का जंप लिया तो कहाँ पे पहुँचे? 2 का जंप लेके पहुँचे 2 पे। ठीक, तुम्हें नंबर ऑफ वेज चाहिए। 1 का जंप लेके 1 पे पहुँचे, 2 का जंप लेके 2 पे पहुँचे। अब देखो 1 से 1 का जंप लोगे तो 2 पे पहुँच जाओगे, 2 लिखा हुआ है। 1 से 2 का जंप लोगे तो पहुँच जाओगे 3 पे। 2 से 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 3 पे। 2 से 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 4 पे। ठीक, 2 से लोगे अगर 1 का जंप तो पहुँचोगे 3 पे। 2 से लोगे अगर 2 का जंप तो पहुँचोगे 4 पे। 2 से 3 का जंप लोगे तो कहाँ पहुँचोगे? 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 4 पे। 3 से 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे। 3 से अगर आप 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 4 पे। 3 से 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे। 4 से 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे। 4 से अगर 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 6 पे। ऐसे ही अब 3 से अगर आप 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे कहाँ? 3 से 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 4 पे। 3 से अगर 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे।
4 से 1 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे, 4 से अगर 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 6 पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी 4 से अगर जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे, 4 से अगर 2 का जंप लोगे तो पहुँचोगे 6 पे। 5 से देखो, अब 5 से जंप लेने का कोई सेंस नहीं बनता, 5 पे पहुँच चुके हो तुम, तो इसके आगे कोई एक चीज़ें नहीं लगेगी। 4 से फिर से जंप लोगे तो पहुँचोगे 5 पे, 1 का जंप, और 2 का जंप लोगे तो 6 पे। 5 से फिर से कोई मतलब नहीं बनता, 5 से फिर से कोई मतलब नहीं बनता, 6 तो वैसे भी मतलब ही नहीं बनता, 6 पे तो आ ही नहीं सकते हो तुम। ये तो है आपका इनवैलिड केस, ये है आपका इनवैलिड केस। 2 का कभी जंप तुम ले ही नहीं सकते हो 4 से तुम 2 का जंप लेके कहाँ जाओगे? स्टेयर्स ही 5 तक है, 6 तक कैसे चले जाओगे? तो यानी कि देखो, 2 तरीके से आपकी चीज़ टर्मिनेट हो सकती है। या तो तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, या तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, यानी कि ये एक वैलिड केस है, ये तुम्हें रिटर्न करेगा 1, ये तुम्हें रिटर्न करेगा 1 कि एक पाथ है, क्योंकि मैं डेस्टिनेशन पे हूँ, तो मतलब कि अभी तक मैं जो पाथ फॉलो करके आया हूँ वो पाथ क्या था कि 0 से 2 पे आया, 2 से 4 पे आया, 4 से 5 पे आ गए, ये एक वैलिड पाथ है। लेकिन अगर तुम कहीं ऐसी जगह पे पहुँच गए हो जो कि एक बाहर की जगह है, कोई तुम्हारा एक वैलिड स्टेयर नहीं है, तो या तो इस कॉल को तुम लगने ही मत दो, कॉल लगने से पहले ही देख लो कि नहीं लग सकती। अगर मान लो कॉल लग भी गई है तो कह दो कि यहाँ से कोई पाथ नहीं है, 0 पाथ है, मैं कहीं और ही पहुँच गया, मुझे पहुँचना कहीं और था, पहुँच कहीं और ही गया। ठीक, तो 2 तरीके से तुम्हारा कंडीशन टर्मिनेट हो सकती है। या तो तुम पहुँच गए हो अपनी डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन क्या थी? nth स्टेयर, या तो तुम पहुँच गए हो कहीं ऐसी जगह पे जो इनवैलिड स्टेयर नहीं है। ठीक, तो उस केस में भी तुम टर्मिनेट करोगे। अगर तुम्हारा वैलिड तरीके से टर्मिनेट हुआ है कि तुम डेस्टिनेशन पे पहुँचो, तो तुम रिटर्न करोगे कि एक पाथ है। अगर मान लो तुम गलत तरीके से पहुँचो तो तुम रिटर्न करोगे कि 0 पाथ है, या तो फिर ये कॉल लगने ही मत दो। ठीक, दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो तुम बेस केस में हैंडल करो ये चीज़, या तो तुम हैंडल कर लो कॉल लगाते टाइम ही कि कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखो ये 5 भी तुम्हारा 1 रिटर्न करेगा, और ये 6 तुम्हारा बाहर चला गया तो ये 0 रिटर्न करेगा, ये 5 तुम्हारा 1 रिटर्न करेगा। ठीक, ऐसे इन दोनों को जोड़ के ऊपर रिटर्न करते जाओगे। अब देखो एक चीज़ देखो, डीपी का कहाँ से लॉजिक आ रहा है। देखो ये 3 यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है, ये 3 यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है, ये 3 यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है। ऐसे ही देखो तुम्हारे 3 कितनी सारी जगह हुआ। अब 3 तो छोड़ो, 3 तो चलो फिर भी कम बार हुआ। 4 देखो, 4 यहाँ हुआ है, 4 यहाँ पे आया है, अभी यहाँ भी नीचे कंप्यूट होगा कि 5 और ये 6। ठीक, 4 यहाँ भी हुआ है तुम्हारा कंप्यूट, 4 यहाँ भी हुआ है, 4 ये भी हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ से टीपी का लॉजिक आ रहा है कि जब एक बार तुम निकाल चुके हो कि 3 यहाँ पे कितनी केसेस देगा, तो दोबारा इसके लिए यहाँ पे नीचे कॉल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। कहीं पे तुम स्टोर करके रख लो कि 3 तुम्हारे कितने वेज हो सकते हैं 3 से, और वो यहाँ पे जैसे आया तुम यहाँ पे तुमने कहा कि डायरेक्टली अब मुझे तो पता ही है 3 के वेज, तो 3 के वेज में डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। तो मेरे देखो एक यहाँ पे कितनी सारी नीचे की कॉल्स बच गई। केवल एक कॉल नहीं है ये कि तुम 3 तक की कॉल बचा रहे हो, 3 से नीचे जो भी कंप्यूट होना है वो भी तुम बचा लोगे, क्योंकि 3 से नीचे जो भी कंप्यूट होना है वो देखो सेम तरीके से कंप्यूट होगा। 3 से यहाँ पे भी 4 पे गए, 5 पे गए, फिर 4 से 5 पे गए, 6 पे गए। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है कि 3 से यहाँ पे भी 4 पे गए, 5 पे गए, और 4 से 5 पे गए, 6 पे गए। तो तुम केवल एक कॉल नहीं बचा रहे हो कि तुमने कहा कि 1 से 3 की कॉल बचा रहे हो, यहाँ से 2 से 3 की कॉल बचा रहे हो। तुम कॉल बचा रहे हो नीचे पूरा जो सब ट्री है, 3 के पास कैलकुलेट होने में जितनी भी कॉल्स लगेंगी वो सारी कॉल्स तुमने केवल एक बार मेमोराइज करके बचा ली। ठीक, तो यही लॉजिक होता है मेमोराइजेशन का। ठीक, अगर इसका सिंपल सा बट तुम वो निकालने की कोशिश करो। देखो डीपी में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि तुम्हारी स्टेट क्या है। ठीक, तुम्हारी स्टेट क्या है? तुम्हारी स्टेट है कि मैं किसी भी केथ स्टेयर पे हूँ, किसी भी केथ स्टेयर पे हूँ। बताओ अब यहाँ से मेरे को अगर nth स्टेयर पे जाना है तो नंबर ऑफ पाथ बता दो, नंबर ऑफ पाथ बता दो। ठीक, ये चीज़ मैं स्टोर करूँगा अपनी स्टेट में। ट्रांजिशन क्या है कि मान लो मैं केथ स्टेयर पे हूँ। ठीक, मैं हूँ किस पे? मैं हूँ केथ स्टेयर पे। मेरे को बता दो कि तुम कितने तरीक़ों से मैं nth पाथ पे जा सकता हूँ। तो ट्रांजिशन क्या होगा? ट्रांजिशन होगा देखो 2 तरीके से तुम कर सकते हो। या तो तुम 0 से n तक जाने का पाथ ढूंढ लो, या तो तुम ढूंढ लो n से 0 तक जाने के पाथ। दोनों ही केसेस में मैं ट्रांजिशन तुमको बता देता हूँ। देखो अगर तुम 0 से n की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें देखो n के लिए n-1 भी पता होगा, तुम्हें n-2 की वैल्यू पता होगी, n-3 की वैल्यू पता होगी, ये सारी वैल्यूज़ तुम्हें पता होंगी क्योंकि तुम n की तरफ जा रहे हो।
है ना। अगर तुम kth स्टेयर पे हो तो तुम्हें k-1 के पाथ पता होंगे, k-2 के पाथ पता होंगे, k-3 के पाथ पता होंगे, ऐसे पीछे के सारे पाथ्स पता होंगे। यहाँ से n जाने के कितने पाथ हैं, ठीक, सॉरी यहाँ से n नहीं, यहाँ से 0 जाने के कितने पाथ है। अगर ये तुम पहला केस की बात कर रहे हो, 2 तरीक़ों से तुम निकाल सकते हो। देखो मैंने कहा कि तुम्हें पता करना है 0 से n तक के पाथ बता दो, तुमने कहा 0 से n तक के पाथ निकालो, या तो n से 0 तक के पाथ निकालो, या तो तुम ऊपर चढ़ने के पाथ निकाल लो, या तो तुम नीचे आने के पाथ निकाल लो। दोनों बात तो सेम ही है ना। अगर तुम ऊपर चढ़ने के पाथ निकाल लो तो जो तुम्हारा n होगा वो तुम्हारा बेस केस होगा। अगर तुम ऊपर चढ़ रहे हो तो जब भी तुम n पे पहुंच जाओगे तब तुम कहोगे कि हाँ ये एक वैलिड पाथ है। और अगर मान लो तुम नीचे उतर रहे हो तो तुम जब 0 पे पहुंच गए तो तुमने कहा हाँ n से मैं 0 पे आ गया हूँ, ये एक वैलिड पाथ है। अब तुम 0 के नीचे चले जाओगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, और अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो तुम n के ऊपर चले जाओगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। तो तुम डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से अपना ट्रांजिशन लिखना चाहते हो, दोनों में से क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हो। मैं फॉलो करता हूँ कि हम n से मान लो 0 पे आ रहे हैं, ठीक। तो हमें पता है कि देखो 0 के कितने पाथ होंगे, 0 पे पाथ होगा 1, कि मैं वहीं पे पहुँच चुका हूँ। 0 पे पाथ होगा 1 यानी कि खाली, कुछ भी ट्रैवर्स नहीं करना है तुम्हें, मैं पहुँच चुका हूँ, यानी कि ये दिखा रहा है कि मैं एक वैलिड केस हूँ। 0 पे आओगे तो वैलिड केस हूँ, बताया था ना मैंने तुम्हें कि जब भी तुम n पे पहुँच जाओगे तो ये तुम रिटर्न करोगे कि हाँ एक वैलिड पाथ था, तभी तो डिस्टिंग्विश कर पाएगा वो कि ये एक वैलिड पाथ है, या फिर तुम n+1 पे मान लो पहुँच गए हो, जैसे 5 तक स्टेयर थे, तुम 6 पे पहुँच गए थे, तो तुम क्या रिटर्न करोगे, तुम रिटर्न करोगे 0, कि ये एक इनवैलिड केस हो गया, ठीक। तो 0 के लिए तो तुम्हें पता है कि 1 एक पाथ है, ठीक। अब मान लो तुम्हें 1 के लिए निकालना है, 1 से तुम्हें कितने पाथ बना सकते हो कि तुम 0 तक पहुँच जाओ, ठीक। तो 1 से देखो तुम क्या कॉल लगा सकते हो, 1 से तुम खाली एक स्टेयर नीचे उतर सकते हो। एक स्टेयर नीचे उतरोगे तो कितने पाथ हो गए तुम्हारे, 1 से तुम एक स्टेयर नीचे उतरे कितने पाथ हो गए, 1 से एक स्टेयर नीचे उतरोगे तो खाली एक ही पाथ होगा। अब 1 से क्या तुम 2 स्टेयर नीचे उतर सकते हो, 1 से तुम 2 स्टेयर नीचे उतरोगे तो कहाँ चले जाओगे, तो चले जाओगे तुम -1 पे। -1 क्या तुम्हारा एक वैलिड स्टेयर है, नहीं। तो अगर तुम कॉल लगाओगे तो तुम्हें 0 रिटर्न हो जाएगा। अगर तुम कॉल ही नहीं लगाओगे, देख लोगे कि हाँ 1 से नीचे नहीं जा सकते हो 2 स्टेयर, तो फिर तुम बच जाओगे, कॉल भी नहीं लगानी पड़ेगी तुम, ठीक। अब दूसरी चीज़, अब 2 से देखते हैं, 2 से कितने पाथ हो सकते हैं। 2 से पाथ हो सकते हैं जितने तुम्हारे 1 से लेके पाथ है, क्योंकि मैं एक स्टेप में 1 पे पहुंच सकता हूँ, तो जितने भी मेरे 1 से पाथ होंगे 0 तक जाने के, उतने पाथ तो होंगे ही होंगे। कितने पाथ है, 1 पाथ। और साथ में मैं 2 से 0 तक भी तो जा सकता हूँ, मैं 2 से डायरेक्ट 2 का जंप लगा लूँ, या तो मैं 1 का जंप लगाऊँ तो मैं 1 पे पहुँचा, 2 का जंप लगाऊंगा मैं तो मैं 0 पे पहुँचा। 0 से कितने पाथ है, 0 से एक पाथ है 0 तक जाने का, तो यानी कि टोटल 2 से 0 तक जाने के 2 पाथ हो गए। अब 3 की बात करें, 3 से कितने पाथ होंगे, 3 से देखो 2 तक 3 से एक स्टेप में मैं 2 तक जा सकता हूँ। अब 2 से 0 जाने के कितने पाथ है, 2 से 0 जाने के 2 पाथ है। और 3 से मैं अगर 2 का जंप लगाऊँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 से अगर मैं 2 का जंप लगाऊँ तो मैं जा सकता हूँ 1 पे। और 1 से 0 जाने के कितने पाथ है, 1 से 0 जाने का एक पाथ है। तो यानी कि 3 से 0 जाने के मेरे कितने पाथ हो गए, 3 से 0 जाने के मेरे 3 पाथ हो गए। एक कौन सा पाथ, एक जब मैंने 3 से 1 का जंप लगा के 2 पे पहुँचा, अब 2 पे पहुँचा तो 2 से कितने पाथ है, 2 से एक पाथ है ये यहाँ से जाके, और एक पाथ है ये यहाँ से जाओगे तो ये वाला पाथ हो जाएगा। तो अब देखो या तो 3 2 1 0, या तो 3 2 0, या तो 3 1 0, ये 3 पाथ हो गए तुम्हारे। तो यही 3 पाथ टोटल थे। अब 4 के लिए आप खुद बताओ मुझे, अब 4 के लिए बताओ कितने पाथ होंगे। 4 के लिए या तो 1 का जंप लगा के तुम कहाँ जा सकते हो, 1 का जंप लगा के 3 पे जा सकते हो, या तो 2 का जंप लगा के तुम कहाँ पे जा सकते हो, 2 का जंप लगा के तुम जा सकते हो 2 पे। अब बताओ नंबर ऑफ पाथ कितने होंगे, 3 तक जाने के पाथ 3 है, 2 तक जाने के पाथ 2 से मतलब 0 तक जाने के पाथ 2 से 0 तक जाने के पाथ है 2, तो टोटल तुम्हारे 5 पाथ हो गए। 4 से लेके 0 तक जाने में तुम्हारे टोटल 5 पाथ है। अपने से तुम कहाँ कहाँ पे जंप लगा सकते हो, वहाँ तक जंप लगा लो, और अब उससे तुम्हारा 0 जाने के कितने पाथ होंगे, वही सेम पाथ तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक। तो या तो तुम इसको टैबुलेशन से कर लो, और या तो तुम इसको मेमोराइजेशन से कर लो। दोनों ही तरीकों मैंने आपको बता दिए हैं। देखो दोनों तरीके क्या थे कि तुम्हें मान लो अगर एन के पे खड़े हो, के से पाथ निकालने हैं, तो के से कैसे निकालोगे पाथ, के से तुम्हें पाथ निकालने के लिए क्या करोगे, 2 कॉल लगाओगे। एक कॉल कौन सी लगेगी, एक कॉल आपकी लगेगी कि मैं एफ ऑफ कॉल लगाता हूँ k-1 से पाथ बता दो 0 तक जाने के, और एक कॉल लगाता हूँ कि एक कॉल लगाई मैंने कि k-2 से बता दो, क्योंकि मैं एक जंप में k-1 पे भी जा सकता हूँ और एक जंप में k-2 पे भी जा सकता हूँ, दोनों के पाथ बता दो। और अगर मान लो k कभी मेरा ऐसा होता कि k कभी भी 0 हो गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1, और अगर k कभी भी मेरा लेस देन 0 हो गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0,
ठीक, ये दो तरीके हो गए मेरे। और अगर के कभी भी मेरा ऐसा होता है कि एन तक पहुंच चुका हूँ मैं, तो बस वहीं से मैं एन तक कभी भी पहुंच चुका, एन के लिए ही तुम निकाल लो बेसिकली, एन के लिए कॉल लगाओगे, धीरे धीरे करके नीचे तक सब कुछ कंप्यूट कर लोगे, जैसे तुम्हारा बेस केस हिट होगा यहाँ से तुम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर दोगे, फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम दूसरी तरीके से इसको करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो तुम जीरो के लिए कॉल लगाओगे स्टार्टिंग में, और तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा ये कॉल्स हो जाएंगी। अगर मान लो तुम जीरो से एन पे जा रहे हो, जीरो से एन पे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा फिर कि तुम्हारा एन बेस केस होगा। तो यानी कि अगर कभी भी तुम एन पे आ गए हो तो क्या करोगे, तो तुम रिटर्न करोगे 1। और अगर कभी तुम एन से ऊपर निकल गए हो, एन से कभी भी अगर ऊपर निकल गए हो तो क्या करोगे, रिटर्न करोगे तब 0। और कॉल्स क्या होंगी तुम्हारी, कॉल्स आप पता कर चुके होंगे कि एक स्टेप में ऊपर जा सकते हो, तो यानी कि एक ये वाली कॉल होगी और एक 2 स्टेप ऊपर जाने वाली, यानी कि A+2 पे जाने की कॉल। अगर इसको आप टेबुलेशन में करना चाहो तो टेबुलेशन में क्या करोगे, स्टार्टिंग में 0th वाले सेल पे भर लोगे 1 कि 0 तक आने का एक तरीका। अब क्या करोगे, अब किसी भी जगह पे आए, मान लो आप DP ऑफ K पे आए, तो DP ऑफ K के लिए क्या करोगे, DP ऑफ K के लिए DP ऑफ K-1 प्लस DP ऑफ K-2। अगर आपका ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो देखो, ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा K-1, क्योंकि आप 0 आपने पहले ही भर लिया है, अब 1 के लिए 0 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये बस आपको इसके लिए चेक करना है कि कहीं पे आप -1 पे ना चले जाओ, है ना, क्योंकि 1 के लिए अगर ये वाली कॉल नहीं लग सकती है, 1 के लिए आप 2 स्टेप नीचे नहीं जा सकते हो, तो ये चीज़ आप अलग से बेस केस में चेक कर लोगे। ठीक, या तो इफ़ लगा के चेक कर लो या तो बेस केस चेक कर लो, अपना DP को ही एक साइज़ आप बड़ी बनाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन होती है फिबोनाची की भी, तो एक तरीके से इसको आप फिबोनाची में डिड्यूस कर सकते हो, यानी कि nth स्टेयर पे जाने के तरीके इज़ इक्विवेलेंट टू आपका nth फिबोनाची, क्योंकि आप फिबोनाची में भी हर एक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी कि अगर आप nth नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको n-1th नंबर प्लस n-2th नंबर, यही तो कर रहे हो। और बेसिकली आप यही हर बार कर भी रहो, तो आपको DP बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका हर एक वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, हर एक वैल्यू डिपेंडेंट है अपने पीछे की केवल 2 वैल्यूज़ पे। अगर आपको ये देखो DP बनाने की ज़रूरत कब पड़ती, जब आपको पता होता है कि ये आपकी बहुत सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड कर सकती है, यानी कि आपके मान लो n के लिए आपको 0 का भी काम आ सकता है, या तो मान लो K-1 का भी काम आ सकता है, या तो किसी भी वैल्यू का रैंडम किसी भी वैल्यू का काम आ सकता है ना। तो उस केस में आपको DP बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मान लो पता है कि पीछे की खाली 4 वैल्यूज़ का काम आएगा, तो आपको पूरी DP ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पीछे की 4 वैल्यूज़ ही रख के चलो, हर बार 4 वैल्यूज़ रख के चलो और वो चारों वैल्यूज़ आप यूज़ करते जाओ। तो यानी कि आपका जो स्पेस अभी आपका ऑर्डर ऑफ n का लग रहा है, वो स्पेस को भी आप ऑर्डर ऑफ 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये जो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप पूरी DP लेकर चल रहे हो, अब आप कह लो कि मैं DP नहीं लेकर चलूँगा, मैं खाली 2 वेरिएबल्स लेके चलूँगा। क्या वेरिएबल्स, स्टार्टिंग में मैं लेके चलूँगा, देखो मुझे पता है कि 0 तक के पाथ है कितने, 0 तक का पाथ है 1, और 1th स्टेयर से नीचे जाने का पाथ कितना है, 1th स्टेयर से नीचे आने का पाथ भी 1 है। तो अब मुझे अगर 2th स्टेयर का पाथ पूछा किसी ने, तो मैं क्या करूँगा, पीछे की 2 वैल्यूज़ को जोड़ दूँगा, तो पीछे के 2 वैल्यूज़ को जोड़ दूँगा, 2 आ गया। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, अब मुझे ये वाली वैल्यू लेके चलनी है और ये वाली वैल्यू लेके चलनी है। अब मुझे किसी ने तीसरे पाथ की पूछा, तो जो 2 वैल्यूज़ लेके आ रहा तो उनको जोड़ के यहाँ धर दूँगा। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, पीछे की वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक, तो बेसिकली देखो मैं 2 वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, मैं A और B लेके चल रहा था, मैंने C कैसे कैलकुलेट किया, C कैलकुलेट किया अपना A और B को ऐड करके। ठीक, C कैलकुलेट किया मैंने A और B को ऐड करके, और फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने C में स्टोर कर लिया B को, नहीं C तो कंप्यूट कर लिया ना मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे A में स्टोर करना है B को, और मुझे B में स्टोर करना है क्या चीज़, C को। तो अगले वालों के लिए मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, ये B वाली वैल्यू A में पड़ी हुई है और मेरी C वाली वैल्यू B में पड़ी हुई है। तो अब फिर से जब मुझे नया C कैलकुलेट करना है तो मैं B + A + B कर सकता हूँ, तो मेरे को अगला वाला वैल्यू पता चल जाएगी, फिर मैं यही सेम चीज़ करूँगा। ठीक, तो बस ये 2 लाइन लिख के आपने क्या बचा लिया, अपना जो DP आप लेके चल रहे थे वो इस केस में DP आपने बचा लिया। तो वो किस केस में DP बचा सकते हो, देखो इस कंडीशन को कहते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। तो स्पेस ऑप्टिमाइज़ तब कर सकते हो जब आपका कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक DP की स्टेट जिस पे डिपेंड कर रही हैं, वो स्टेट्स आपकी फिक्स्ड हैं। ये मान लो आपकी, अभी तो इस केस में 2 स्टेट्स थी, मान लो आपकी 5 हो 10 हो, लेकिन हर बार कांस्टेंट है कि लास्ट आपकी 5 स्टेट का काम पड़ रहा है।
अगर आपको मैंने ये कह दिया कि लास्ट 5 स्टेट का काम पड़ रहा है, तो आप कहोगे कि फिर मैं पूरी डीपी की एरे क्यों लेके चलूँ, मैं खाली ये 5 वैल्यूज़ को किसी तरीके से लेके चलता हूँ, 5 वैल्यूज़ लेके चलूँगा, काम मेरा 5 वैल्यूज़ में ही हो जाएगा, मुझे पूरी डीपी की एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आप स्पेस ऑप्टिमाइज्ड उसके कंडीशंस में कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजिशन है आपके पास, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बार इसको ज़रा सा कोड इसका दिखा देता हूँ आपको, ठीक। तो कोड देखिए आप, मैंने ये मेमोराइजेशन का कोड लिखा हुआ है, टैबुलेशन का कोड लिखा हुआ है, ठीक। तो टैबुलेशन में देखो क्या किया मैंने एक डीपी बनाई है, ठीक। डीपी बनाई, स्टार्टिंग में 0 को क्या फिक्स कर लिया, 0 को फिक्स कर लिया 1 से, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं लूप चला रहा हूँ 1 से लेके n तक, nth स्टेयर मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक। और हर बार क्या कर रहा हूँ मैं, देखो i-1 को एज इट इज़ ऐड कर ले रहा हूँ और कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, ये है मेरा दूसरा वाला जंप कि जो 2 साइज़ का जंप था, 2 साइज़ का जंप अगर मैं ले सकता हूँ, यानी कि अगर मैं 1 के ऊपर हूँ किसी पे भी, यानी कि 2 पे हूँ या फिर 3 पे हूँ, 1 पे क्योंकि अलाउड नहीं है, 1 पे 2 साइज़ का जंप नहीं अलाउड है, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं किस वाले स्टेयर पे हूँ, जिस स्टेयर पे हूँ उस तरीके से फिर मैं 2 का अगर जंप लगा सकता हूँ तो 2 का जंप भी लगा लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे डीपी की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो डीपी की मुझे ज़रूरत नहीं है, डीपी मैंने कर दी कमेंट, ठीक। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि मैं एक ए ले लूँगा और एक ले लूँगा मैं बी, ठीक। एक ए ले लूँगा, बी ले लूँगा। अब देखो 2 से लेके n तक लूप चलाऊँगा। अब देखो अभी तक क्या कर रहा था मैं, अभी तक कर रहा था कि डी पी ऑफ आई में पीछे वाली वैल्यू स्टोर कर रहा था। अब नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, अब ज़रूरत किसकी है मुझे। अब देखो हमेशा दोनों कॉल्स तुम लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं लूप ही 2 से चला रहा हूँ। अब देखो इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर इसी वाले इफ़ की भी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा कि पीछे की 2 वैल्यूज़ को जोड़ दूँगा और अब फिर क्या करना है, अपनी वो पीछे की 2 वैल्यूज़ को सही जगह पर अरेंज भी करना है। तो मैंने कहा कि ए में मैं स्टोर कर दूँगा बी और मेरा जो बी है उसमें मैं स्टोर कर दूँगा सी। यही तो मैंने कहा था कि देखो ये 2 वैल्यूज़ अभी तक स्टोर थी, अब मुझे ये तीसरी वैल्यू स्टोर करनी है और ये वाली वैल्यू को हटाना है, तो इसमें मैंने स्टोर कर दिया ये, यानी कि यहाँ पे ये अब दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। अब जब b इक्वल्स टू सी करूँगा तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, एक एक स्टेप आगे आगे ना। यहाँ पे थे अभी आप, इसको इससे पॉइंट कराया, इसको इससे पॉइंट कराया, देखो ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा आपको, a इक्वल्स टू बी पहले करना है और फिर b इक्वल्स टू सी करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट a इक्वल्स टू सी कर दो, b इक्वल्स टू सी कर दोगे तो अब एक इसको पॉइंट करेगा, b का तो जो पॉइंटर था वो ख़त्म हो गया ना। तो इसलिए आपको पहले a इक्वल्स टू बी करना है और फिर b की वैल्यू में कोई भी छेड़छाड़ करनी है, ठीक। अब लास्ट में आप क्या रिटर्न कर सकते हो, लास्ट में रिटर्न कर सकते हो आप अपना b, क्योंकि b में ही वो वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि देखो लास्ट में जो c की वैल्यू थी जो कंप्यूट करके लाए थे उसको आपने डायरेक्टली b में स्टोर कर दिया। तो देखो इस तरीके से आपने अपना डीपी भी बचा लिया है, यही आपका फिबोनाची होता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फिबोनाची भी सेम ही चीज़ होती है, तो देखो चल गया, अगर मैं सबमिट करूँ उसको तो सबमिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने देखो, पहले हमने क्या किया, पहले मेमोराइजेशन का कोड लिखा, फिर उससे हमने टैबुलेशन पे आया, टैबुलेशन का कोड वो डीपी वाला जिसमें हम स्टैक स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। उसके बाद उसको हमने और फर्दर वो किया, इम्प्रूव किया, कैसे, स्पेस ऑप्टिमाइज़ करके। स्पेस ऑप्टिमाइज क्यों हो पाया, क्योंकि हमें पता था कि केवल पीछे की 2 वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने केवल 2 वेरिएबल्स लेके काम कर लिया अपना, ठीक। तो अब इस केस में इसका देखो क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अब देखो साफ साफ दिख रही होगी आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि खाली एक एन साइज का लूप ही तो चल रहा है और स्पेस कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, ऑर्डर ऑफ वन का स्पेस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। डीपी का बेस सेट करेगा ये क्वेश्चन आपका, इसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन और करो, फ्रॉग जंप करके क्वेश्चन होता है वो भी सेम तरीके से होता है, तो इसके बाद वो जाके ट्राई करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।